नजर रखते हैं जनता से जुड़े सवाल पर। आपके शहर के कोने कोने से लाते हैं हम ताजा तरीन खबरें। खबरें ही होती हैं हमारी पहचान। जुर्म की दुनिया हो या कमर तोड़ महंगाई, हम देते हैं निष्पक्ष दस्तक। न राय, हम है सिर्फ और सिर्फ सच के साथ। हर असरदार खबर पर होगी पैनी नजर। हर खबर पर होगी और भी दमदार, सटीक और असरदार। कोई राह चलती घटनाएं हो या कोई कार्यक्रम, हम पहुंचाते हैं आप तक। नए जोश, नए जज्बे, नई उम्मीद और हौसले के साथ। टीम पब्लिक टाइम्स, सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेडलाइन टाइम, साथ में हूं मैं भावना। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खबरों पर। रानीगंज में तीसरे दिन भी बंद रहा बसों का परिचालन। गत सोमवार को हुई हिंसा के बाद से बसें नहीं चलने के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। हिंसा के बाद बुधवार को तीसरे दिन भी रानीगंज में बसों का परिचालन ठप रहा। तमाम मिनी व बड़ी बसों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा। दरअसल गत सोमवार को शहर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद से ही बसों का परिचालन बंद हो गया था। बुधवार को भी बसें सड़कों पर नहीं उतरी। रानीगंज बस स्टैंड में जहां आम दिनों में भारी चहल पहल होती है और सैकड़ों की संख्या में बसों का आना जाना लगा रहता है, वहां लगभग सन्नाटा पसरा था। रानीगंज से आसनसोल, जामुड़िया, पांडेश्वर, अंडाल, उखड़ा, बेनाचिटी व दुर्गापुर समेत विभिन्न रूटों में करीब 150 से ज्यादा बसों का परिचालन होता है, परंतु हिंसा की वजह से ये बसें सड़कों से गायब हो गई। बस एसोसिएशन के सूत्रों ने बताया कि जब तक रानीगंज शहर में हालत पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं हो जाते हैं और सामान्य जनजीवन पटरी पर नहीं लौट आता, तब तक बसों का परिचालन कर पाना मुश्किल है। अभी लोग भी घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, इसलिए जब तक शहर में पूरी तरह से शांति बहाल हो जाने एवं लोगों के सामान्य दिनचर्या शुरू करने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल बस मालिक किसी तरह का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। बस एसोसिएशन द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ संपर्क रखा जा रहा है और जैसे ही शहर में शांति लौट आती है तो बसों का परिचालन पुनः शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार से उच्च माध्यमिक की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। बसें नहीं चलने के कारण परीक्षार्थियों को भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। खासतौर पर दूर दराज के जिन इलाकों के छात्रों का रानीगंज में सेंटर पड़ा है, उन्हें अपने निजी वाहनों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मेयर जितेंद्र तिवारी ने रानीगंज का दौरा कर हिंसा में हुए नुकसान का जायजा लिया। मेयर ने हिंसा में हुए नुकसान को लेकर मुआवजे का आश्वासन भी दिया। रानीगंज शहर में हुई हिंसा को हर स्तर से शांत करने के प्रयास में आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी लगे हुए हैं। सोमवार रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की सूचना पाने के साथ साथ मेयर जितेंद्र तिवारी घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराने का भरपूर प्रयास करते रहे और हिंसा के तीसरे दिन भी अपने इस प्रयास को अंजाम तक ले जाने तथा शहर की शांति, शहर की खुशी और शहर की मुस्कान वापस आए, इस पर काम करते दिखे। बुधवार भी आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी, बोरो चेयरपर्सन संगीता साड्रा, MIC दिवेंदु भगत, आलोक बोस समेत रानीगंज 2 नंबर बोरो ऑफिस के कर्मचारियों को साथ लेकर हिंसा से प्रभावित हुए म्युनिसिपल मार्केट एवं बाजार इलाकों में वे नुकसान हुए स्थिति से अवगत हुए। इस दौरान मेयर जितेंद्र तिवारी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि कैसे इस शहर को सामान्य किया जाए। दूसरा, हिंसा में रानीगंज म्युनिसिपल मार्केट का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है।
जिनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई करना संभव नहीं है, परंतु जितना हो सकेगा हम करेंगे और म्युनिसिपल टैक्स न बढ़े इस पर भी हम विचार कर रहे हैं ताकि इन पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। मेयर जितेंद्र तिवारी ने स्पष्ट कहा कि हिंसा पर मैं किसी तरह की राजनीति नहीं करूंगा और मेयर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। इस घटना के लिए जनता मुझे जो भी सजा देगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि जो लोग हिंसा फैलाने पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और अब वे कहाँ हैं और क्यों नहीं लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं। मेयर ने निगम कर्मियों को हिंसा से हुए नुकसानों का वीडियोग्राफी कर उनके नुकसानों का रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा। रिपोर्ट के आधार पर ही हिंसा से हुए नुकसानों का क्या मुआवजा दिया जा सकता है, इस पर आसनसोल नगर निगम विचार करेगी। प्राइमरी चीज था कि यहाँ पर रानीगंज में शांति कायम रखना प्राइमरी चीज था। वो यहाँ पे लोगों का सहयोग मिला है, इसीलिए हम लोग कर पाए हैं। हम लोग के लिए संभव नहीं था। यदि आसनसोल के लोगों का सहयोग, रानीगंज के लोगों का सहयोग नहीं होता तो ये काम हम लोग नहीं कर पाते। यहाँ के लोग चाहते हैं शांति, इसीलिए ये काम पर। अब दूसरा फेज है कि जिनका हानि हुआ है उनको कैसे फिर हम थोड़ा, पूरा हानि तो नहीं कंपनसेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कैसे उनको फिर जिंदगी जीने लायक कैसे बना पाए, उसका हम आकलन कर रहे हैं। आज हमारे पूरा मार्केट का हम लोगों ने सर्वे किया है और उसके बाद कल से ही हम लोग का संभव है पूरा मार्केट का काम हम लोग शुरू करेंगे। जैसे जैसे मार्केट का काम करके जैसे फिर वहाँ लोग बैठ कर व्यवसाय कर पाए, फिर नॉर्मलसी वापस आए, फिर लोगों की जिंदगी में खुशहाली आए, ये प्रयास करते हैं। जो हानि हो गई वो तो बहुत बड़ी हानि हो गई और ये जो हानि है ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का दिल में जो ठेस पहुंचा है वो उसका हम क्या करेंगे, इस कलंक के साथ ही जीना पड़ेगा। मैं स्टेप लेना चाह रहा हूं। देखिए ये मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मेयर हूँ आसनसोल का, तो सारी जिम्मेदारी मेरी है और यहाँ के लोग जो सजा देंगे सर, छोटे मोटे मिला के लगभग 300 दुकानें जल गई है, क्या सभी को क्षतिपूर्ति दिया जाएगा? अब देखते हैं हम लोग। देखिए कॉर्पोरेशन का जो पैसा होता है ये तो आप जानते हैं कि लोगों का टैक्स का ही पैसा होता है, तो हमको दोनों देखना पड़ेगा। एक तरफ लोगों का दुख दर्द में खड़ा हो पाए ये भी देखना पड़ेगा, दूसरा तरफ हमको टैक्स नहीं बढ़ाना पड़े ये भी देखना पड़ेगा। तो इसमें समन्वय रख के हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग लगा रहे थे उस दिन, आज तो कोई नहीं आया। आग लगाते समय तो बहुत से लोग आ रहे थे, आज क्यों नहीं आ रहे कि जिनका आग लगा उसके बगल में खड़ा हूँ, चाहे इस ग्रुप के हो चाहे उस ग्रुप, किसी का पता नहीं है। उस दिन भी हम लोग बुझाने वालों में थे, आज भी हम लोग के दुख दर्द में के बगल में खड़ा है। राजनीति करना बहुत आसान चीज़ है, राजनीति करने और हवा गर्म करना बहुत आसान चीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम अभी पॉलिटिक्स करने के मूड में है भी नहीं, राजनीति करने का बहुत समय आएगा, जब समय आएगा तब जिनके बारे में जो बोलना होगा। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम चाहते हैं कि रानीगंज में शांति आए, उसके लिए हमको यदि कोई सजा देना चाहे हम उसके लिए तैयार हैं, ठीक है, लेकिन रानीगंज में शांति आए, क्योंकि ये चेहरा हम लोग कभी न देखे हैं न देखना चाहते हैं। और ये जो कलंक लग गया, मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, लेकिन मरते दम तक ये कलंक के साथ ही हमको मरना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत जिंदगी में मैं बहुत दुखी हूँ इसके लिए, क्या करूँ। हाँ हुआ देखिए हुआ है 3 नंबर खबर এগুলো একটু পরিষ্কার করে দিতে হবে। একটা লোকের 8-10টা এজেন্সি লাগে, কাউকে এই দিকটা করতে বলুন, কাউকে ওই দিকটা, একটা লোক করলে সে তার বেশি সময় লাগবে। 8-10টা এজেন্সি আগে যা আপনি এখন 1 ঘন্টা মধ্যে পুরোটা ভিডিওগ্রাফি করেন, পুরো যত ক্ষয়ক্ষতি সব ভিডিওগ্রাফি করুন। ভিডিওগ্রাফি করার পর আপনি 8-10টা এজেন্সিকে রাখুন যারা ভালো গাড়ি করে যারা কাজ করে, তাদেরকে দিয়ে ভাগ করে ভাই তুমি এদিকটা করো, তুমি এদিকটা করো, তুমি 3-4টা এজেন্সি লাগিয়ে কাজ শুরু করো। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। बम के हमले में घायल हुए डीसीपी अरिंदम दत्त चौधरी की हालत स्थिर बनी हुई है। कोलकाता से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मिशन अस्पताल में इलाजरत डीसीपी का हाल जाना। रानीगंज में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बम के हमले में घायल हुए डीसीपी अरिंदम दत्त चौधरी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। दुर्गापुर के द मिशन हॉस्पिटल में इलाजरत डीसीपी के स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर रख रही है। इस बीच बुधवार को कोलकाता के SSKM अस्पताल के कार्डियक थेरेपी विभाग के डॉक्टर शांतनु दत्त व आरजीकर अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रूप नारायण भट्टाचार्य मिशन हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने घायल डीसीपी को देखा और उनकी सेहत का जायजा लिया। डॉक्टरों ने बताया कि डीसीपी अरिंदम दत्त चौधरी के दाहिने हाथ में रक्त प्रवाह हो रहा है और हाथ से स्पर्श की अनुभूति हो रही है। हाथ की उंगलियां मुड़ भी रही है। अगर उनके हाथों में इन्फेक्शन नहीं हुआ तो सर्जरी हो सकती है। তাড়াতাড়ি নেই, যেটা বলা যেতে পারে যে নতুন করে খারাপ কিছু হয়।
মানে ওনার জ্বর আসেনি বা হাতের উন্ড ভালো আছে, কিন্তু হাতে এমনি স্বাদ আছে, স্পর্শের অনুভূতি আছে। আমার কথা শুনুন, মানে হাতে যে কাজ করে তার অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে, তার মধ্যে রক্ত চলাচলটা ওনার হাতে করছে আর প্লাস হাতে স্পর্শের অনুভূতি আছে। কিন্তু আমাদের যে আঙুলগুলো নড়ে সেজন্য স্ট্রিং আছে, এই দিকে নাড়ার জন্য স্ট্রিং আছে, এই দিকে আছে, সেই স্ট্রিংগুলো বেশিরভাগই কেটে গেছে। সুতরাং হাতের মুভমেন্ট খুব একটা নেই, কিন্তু স্পর্শের অনুভূতি আছে আর রক্ত চলাচলটা ঠিক আছে। তো সেটা দেখা যাক, যদি এরকম থাকে, নতুন করে যদি ইনফেকশন না হয়, তারপর স্টেপ বাই স্টেপ সার্জারি করতে হবে। মানে যে জায়গায় হাতের মধ্যে ব্লাস্ট করেছে বোনটা, তাতে তো স্প্লিন্টার গুলো ছড়িয়ে যাওয়ার কথা না, সেরকম কিছু ফরেন বডি কিছু সেরকম নেই না। ইনফেকশন মানে দিস আর আর্লি ডেজ, এখনো পর্যন্ত উনি ঠিক আছে, এখনো পর্যন্ত জ্বর আসেনি, ব্লাড রিপোর্ট নর্মাল। মানে অ্যাম্পুটের কোনো বিষয় তাহলে থাকছে না, সেটা প্রথমে ছিল যেটা সেটা নেই আর কি। মানে কোনো বিষয় ওইভাবে বলা সম্ভব না, সেটা অ্যাজ এন্ড হোয়েন দেখতে হবে, ডে বাই ডে দেখতে হবে। वहीं डॉक्टर टीके पाल ने बताया कि घायल डीसीपी की हालत स्थिर है, बीपी और पल्स रेट भी ठीक है। डीसीपी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। Condition: patient is clinically stable, BP pulse well maintained, হাত থেকে একটু উজিং হচ্ছে, and বাকি পেশেন্টকে আজকে আমরা একটু পরে পেশেন্টকে আমরা ওয়ার্ডে শিফট করে দেবো। প্লাস্টিক সার্জন উইল ক্যান টেল দ্য ডক্টর কৃষ্ণ গোস্বামী, যে উনি প্লাস্টিক সার্জন, যে পেশেন্টকে ওনার আন্ডারে আছে, হি ক্যান টেল ইউ দ্য ফার্দার ডিটেলস। ঠিক আছে। वहीं कोलकाता से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कहा कि घायल डीसीपी के हाथों की प्लास्टिक व ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। डीसीपी का इलाज सही ढंग से चल रहा है और उनको पूरी तरह से स्वस्थ होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। ক্ষেত্রে মেইনলি তিনটে টাইপের ইনজুরি আছে। একটা হচ্ছে ভাস্কুলার ইনজুরি, যে মেইন যে শিরাগুলো দিয়ে রক্ত চলাচল করে তার মধ্যে কিছুটা অংশ ইনজিওর্ড হয়েছে, বাকিগুলো দিয়ে রক্ত চলাচল করছে। বাকি যেটা আছে সেটা হচ্ছে চামড়া, মাংস, এগুলি একেবারে ল্যাসারেটেড ইনজিওর্ড হয়েছে। এবং 3 নম্বর হচ্ছে হাতের যে হাড় আছে, আমাদের যে হাড়ের কাঠামো আছে, সেই হাড়গুলি বিভিন্ন জায়গায় মাল্টিপল ফ্র্যাকচারস আছে। পাঁচ জায়গায় মাল্টিপল ফ্র্যাকচারস আছে। কাজে পেশেন্টের এনার মানে ভবিষ্যতে অনেকগুলি সার্জারি দরকার, যার মধ্যে প্লাস্টিক সার্জারিও আছে, অর্থোপেডিক সার্জারিও আছে। প্লাস্টিক সার্জারি করে ওনার যে শিরাগুলি, যে হাতের শিরা, টেন্ডনস অ্যান্ড নার্ভস যেগুলো আছে উনি বলছেন, সেইগুলিকে ঠিক করার প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং সেটাও একদিনে নয়, সেটা বারবার সার্জারি করতে হবে, একাধিকবার সার্জারি করতে হবে, এবং হাড়েরও যা কন্ডিশন তাতেও বারবার সার্জারি করতে হবে। আমাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে আমরা এসেছি যদি আমাদের কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হয় এবং কি ধরনের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সেখানে আমরা যদি কোনো ইনপুট দিতে পারি। আমরা নিজেরা যা দেখলাম এখানে সব রকম ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজন হলে সব রকম সার্জারির বন্দোবস্ত এখানে আছে, এবং অ্যাডিকুয়েট এক্সপার্ট এবং স্কিলড সার্জনরা রয়েছেন। ভবিষ্যতে যা যা লাগতে পারে এই পেশেন্টকে সুস্থ করার জন্য সব রকম ব্যবস্থাই আছে। এরা প্লাস্টিক সার্জারি হাতে এরপরে অনেকবারই দরকার হবে, আরো 2বার 3বার 4বার এরকম দরকার হবে, এবং তারপরেও দীর্ঘদিন ওনাকে ট্রিটমেন্টে থাকতে হবে ফিজিওথেরাপিস্টে। প্লাস হাড়েরও যা অবস্থা, বেশ কয়েকবারই সার্জারি করতে হবে টু गेट ए गुड फंक्शनल हैंड। बहरहाल बुधवार को सुबह से इस बात की चर्चा थी कि राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी घायल डीसीपी को देखने के लिए दुर्गापुर के द मिशन हॉस्पिटल आ सकते हैं। हालांकि राज्य सचिवालय नवान्न की तरफ से बताया गया कि वहां हालत ठीक नहीं होने के कारण राज्यपाल का जाना सही नहीं होगा। आखिरी खबर मिलने तक राज्यपाल दुर्गापुर नहीं पहुंच सके थे। गौरतलब है कि गत सोमवार को रानीगंज के हिंसाग्रस्त इलाके में बम के हमले में डीसीपी अरिंदम दत्त चौधरी के दाहिने हाथ के चिथड़े उड़ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। हिंसा प्रभावित रानीगंज में तीसरे दिन भी लागू रही 144 धारा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा तमाम इलाकों में कराई गई माइकिंग। सोमवार को रामनवमी जुलूस के दौरान हुए हिंसा के तीसरे दिन भी रानीगंज शहर में जनजीवन ठप रहा। सरकारी कार्यालय एवं बैंक खुले थे, परंतु अन्य दिनों की उपेक्षा उपस्थिति न के बराबर थी। बुधवार हिंसा के तीसरे दिन भी 144 धारा लागू रहा। हालांकि रानीगंज थाना प्रभारी प्रोमित गांगुली स्वयं शहर में घूम घूम कर लोगों को सामान्य जीवन में लौटने की अपील कर रहे थे। दुकान पाट खोलने की अपील व्यवसायियों की है। इधर रानीगंज के स्थानीय नेता एवं शहर के गणमान्य लोगों को लेकर सड़क पर उतरे एवं लोगों से अपनी अपनी दुकानें खोलने का अनुरोध किया। शहरवासियों को ये भरोसा दिलाया कि वे अपनी अपनी दुकानें खोलें। रानीगंज शहर में शांति वापस लौट रही है, आप भी आगे आएं। पुलिस प्रशासन आपके साथ है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटने दी जाएगी।
शहरवासी अफवाहों पर ध्यान न दें, किंतु रानीगंज वासी हुई हिंसा में इतने सहमे हैं कि तीसरे दिन भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इक्का दुक्का दुकानें ही खुली हैं और वो भी बंद हो गई। प्रशासन एवं स्थानीय लोगों के अपील का असर भी आतंक के सामने बेअसर दिखा। हालांकि हिंसा के तीसरे दिन शाम तक किसी भी तरह की हिंसक घटना नहीं घटी। पुलिस उत्तेजना पूर्वक इलाकों में बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी में लगी है। इस अवसर पर तृणमूल के टाउन अध्यक्ष आलोक बोस, पार्षद आरिफ जलीस, गोपाल आचार्य, प्रकाश महतो, खुर्शीद आलम समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। एक बार नजर डालते हैं मंगलवार की खबरों पर। रामनवमी के उपलक्ष्य में रानीगंज में दो गुटों के बीच हुई झड़प में डीसी सेंट्रल अरिंदम दत्त चौधरी बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। दुर्गापुर के एनटीएस थाना क्षेत्र इलाका स्थित एमएएमसी संलग्न दक्षिणपल्ली इलाके में स्थानीय एक तृणमूल नेता कार्तिक चंद्र दास उर्फ कालू को लोगों ने एक महिला के साथ रंगरेलियां मनाते हुए रंगे हाथ पकड़कर जमकर उसकी धुनाई कर दी। सड़कों पर सन्नाटा, बाजारों में अघोषित बंद का नजारा और घरों में दुबके लोग। रानीगंज के हिंसाग्रस्त इलाकों से ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आई है। गत सोमवार को सांप्रदायिक हिंसा की गिरफ्त में आए रानीगंज शहर में शांति बहाली के प्रयास तेज हो गए हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि भी शांति बहाली के प्रयास में जुटे हैं। रानीगंज में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनावपूर्ण हालत के बीच उच्च माध्यमिक की परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।